हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब उसमें से फर्स्ट था हमारा कंसिस्टेंट चेक करने के लिए मुझे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए भी निकालना पड़ रहा था। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ उसके बाद हम लोग क्या चेक कर रहे थे, वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने कंडीशन क्या अप्लाई किया था, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए भी होगा, और अगर नंबर ऑफ अननोन मतलब जो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड के साथ सेम हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन देगा। और ये कैसे देगा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। ठीक है, अभी केस नंबर 2 डिस्कशन करेंगे, दैट इज इफ ए सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कोई एक सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो किस टाइप का एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक से ज़्यादा नंबर का आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए वी, देन ये जो नंबर ऑफ अननोन्स है, ठीक है, तो ये रैंक से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर सपोज मान लेते हैं रैंक ऑफ ए निकला है 3, रैंक ऑफ ए भी निकला है 3, तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से ज़्यादा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इन दोनों के रैंक से ज़्यादा कोई नंबर मिलना चाहिए, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये रूल अप्लाई होगा और हम लोग इसका सॉल्यूशन भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं लिखी हूँ कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसीलिए ये कंडीशन में लिख दी हूँ, लेकिन अगर तुम लोग को कोई डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो तुम लोग को तो नहीं पता होगा कि ये कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो स्टेप्स हैं, जो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये हमेशा सबके लिए सेम होगा। तो हम लोग जैसे नॉर्मल स्टार्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन को वैसे ही स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टेप 1 में कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, हम लोग उसको ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ए एंड बी मैट्रिक्स को एक साथ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करेंगे, उसका रैंक निकालेंगे, मतलब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे। ये तीनों स्टेप हर एक क्वेश्चन के लिए सेम होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को लास्ट में जो आंसर मिलेगा या लास्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें से पता चलेगा ये कंसिस्टेंट हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, या यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है, तो तुम लोग उसे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ओके, तो अभी क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ओके, मतलब पहले तो मुझे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है चेक करना पड़ेगा, फिर उसके साथ क्या दिया हुआ है, सॉल्व इफ इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वही सॉल्यूशन को हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, आ गया समझ में कैसे करना है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5w इक्वल्स टू 4, x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 7w इक्वल्स टू 5। तो देखो यहाँ पे 3 इक्वेशंस है, लेकिन अननोन्स कितना है, मतलब हम लोग कौन से वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पे x है, y है, z है और एक w है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 0 इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 3। स्टेप 1 में हम लोग ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 माइनस 1 3 0 1 2 माइनस 1 माइनस 5, यहाँ पे 1 3 माइनस 2 माइनस 7। ठीक है, और x का मतलब जो हम लोग को नंबर ऑफ अननोन्स देगा, x y z और w,
और बी का वैल्यू होगा 3 4 5। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसे हम लोग क्रिएट करेंगे। मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है और साइड में हम लोग मैट्रिक्स बी लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करते हैं, ये जो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला है हम लोग उसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा, तो इधर मुझे 1 लाना पड़ेगा। रो 2 में यहाँ पे 1 है तो मैं क्या कर सकती हूँ, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगी तो मुझे ये नया मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये 2 और 1 को हम लोग 0 बनाएंगे। फिर हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये -5 को 1 बनाएंगे तो -5 1 बनाने के लिए मैं -1/5 को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 -1 -2 1 और रो 3 हो जाएगा 0 1 -1 -2 1। तो दो रोज इक्वल है तो मैं क्या कर सकती हूँ, रो 3 माइनस रो 2 लिख के भी सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, तो लास्ट रो क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू 0। ओके, ये तो हम लोगों ने सीखा है कैसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, मुझे जो आंसर मिलेगा ये किस टाइप का होगा और ये लास्ट मैट्रिक्स से हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखो हमारा कंडीशन क्या था, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए। ठीक है, तभी कंसिस्टेंट होगा। और फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो यूनिक सोल्यूशन देगा, अगर बड़ा हुआ तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा। ओके, अब देखो ये है हमारा ए का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें से रो 1 नॉन जीरो है, रो 2 नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए हो गया हमारा 2। ओके, अब पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है उसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट रो नॉन जीरो रो, सेकेंड रो नॉन जीरो रो, थर्ड रो का वैल्यू, सबका वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब रो 1 और रो 2 हमारा क्या है, नॉन जीरो वैल्यूज है। मतलब रैंक ऑफ ए भी मुझे क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर अब देखेंगे ये जो n है, n कितना है, नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ x y z और w, 4 है यहाँ पे जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे 4 हो गया, मतलब ये 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ गया, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन n, इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चल रहा है, ये n के नंबर से पता चल रहा है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ये n ही हमें बताएगा कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था, वहाँ पे क्या हो रहा था, x का कोई एक वैल्यू निकल रहा था, y का कोई एक वैल्यू और z का कोई एक वैल्यू। मतलब x y z का जो वैल्यू है, मैं अगर क्वेश्चन का कोई भी एक इक्वेशन में पुट करूँ तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x y z का बहुत सारे आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे। x का कोई वैल्यू सपोज आ गया 1, इसका 2 और इसका 3, तो ये कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 2 3 सेटिस्फाई करेगा, उसके साथ साथ फिर से x का वैल्यू सपोज 5 आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया, z का वैल्यू 10 आ गया, ये तीनों वैल्यूज भी वही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फिर इस तरह से बहुत सारे आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा पेयर ऑफ आंसर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, एक से ज़्यादा आंसर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे हैं वो डिस्कशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए का वैल्यू हो गया हमारा 2, रैंक ऑफ ए बी का भी वैल्यू हो गया 2, तो इसीलिए कंसिस्टेंट हो गए। तो अब ये जो लाइन लिखा हुआ है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन n, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स हो गया x y z और w। तो
अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई करेंगे जिसमें से इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हम लोग को मिल जाए। द सोल्यूशन विल कंटेन 4 - 2 = 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। देखो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे 4 हो गया नंबर ऑफ अननोन्स और 2 हो गया नंबर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे जो लास्ट मैट्रिक्स मिला है, अगर मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखेंगे? x + 2y - z - 5w = 4। इसमें से y - z - 2w = 1। ठीक है, और ये लास्ट लाइन तो 0 है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना? नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारा 2 है और हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू और w का वैल्यू। ठीक है, 2 इक्वेशन में से 4 हम लोग अननोन्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग जब यूनिक सोल्यूशन निकाल रहे थे उसमें एक स्टेप था लास्ट में कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा था मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे रही थी और यहाँ से जो लास्ट लाइन में से मुझे z = 4 मिल रहा था, तो मैं जब 4 का वैल्यू यहाँ पे डाल रही थी मुझे y का वैल्यू मिल रहा था, y और z का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल रही थी तो मुझे x का वैल्यू मिल रहा था, जिसे हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले थे। अब देखो यहाँ पे x y z का वैल्यू निकालने के लिए मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x y z w है तो 2 इक्वेशन से मैं निकाल नहीं सकती। मतलब मुझे अगर किसी तरीके से ये z और w का वैल्यू पता चल जाए तो मैं y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? y, z और w का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँ तो मुझे x मिल सकता है। ये हम लोग का काम है। तो ये z और w का वैल्यू कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो कौन बताता है? ये जो पॉइंट है ये हम लोग को बताता है ये z और w का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग मान के चल सकते हैं। मतलब उसको हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट z = k1 एंड w = k2। k1 k2 का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट केस में मैं ले रही हूँ z का वैल्यू 1, w का वैल्यू 2, कुछ भी ले सकते हो तुम लोग। तो मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ? 1 और 2 का वैल्यू लेके। ठीक है, तो z का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे और w का वैल्यू 2 पुट करेंगे। ध्यान से समझो ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? y - z के जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 1 लिखूंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y - z - 2w = 1 को y - z के जगह पे मैं लिखूंगी 1 - 2 × w के जगह पे लिखूंगी 2 = 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y - 1 - 4 = 1 और y माइनस ये क्या होगा? -1 - 4 दैट इज -5 = 1 और y = 1 + 5 दैट इज 6। ठीक है, तो y का वैल्यू मिल गया मुझे 6। हम लोग मान के क्या चल रहे थे? z का वैल्यू 1 है, w का वैल्यू 2 है और y 6 हो गया। अब z, w और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x + 2y - z - 5w = 4 था इक्वेशन। तो मैं x का वैल्यू निकालने के लिए x + 2 × y का वैल्यू कितना आया है? 6 और z का वैल्यू कितना लिए हैं? 1 और 5 × w का वैल्यू क्या है? 2 = 4। तो इसे सॉल्व करते हैं। x + 12 - 1 ये -10 = 4। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा? x यहाँ पे +12 और ये -11 = 4 और x ये हो जाएगा +1 = 4 दैट इज x = 4 - 1 x = 3। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू 3 मिला, y का वैल्यू 6 मिला और z का वैल्यू 1 लिए थे, w का वैल्यू 2 लिए थे। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ आंसर मुझे मिला
x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 1 और w का वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू मिला इस जो क्वेश्चन में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ। ये होगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई का वैल्यू है 6 प्लस 3 इंटू जेड का वैल्यू है 1 और ये तो 0 हो जाएगा। ये होगा 2 इंटू 3 6 माइनस 6 प्लस 3, तो ये 6 माइनस 6 0 प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 3 मिल रहा है और राइट हैंड साइड में भी ये 3 था। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने लिया क्या था, z और w का कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं कोई और एक पेयर चूज़ करूँ, यहाँ पे जैसे सॉल्व किए थे z का वैल्यू 1 w का वैल्यू 2 लिए थे, मैं और भी कोई पेयर यूज़ कर सकती हूँ। मतलब z का वैल्यू 100 ले सकती हूँ, w का वैल्यू 200 ले सकती हूँ, या कोई भी हम लोग दो आर्बिट्ररी वैल्यूज़ ले सकते हैं। इसी तरीके से मुझे x y z w का बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग उसे सिस्टमेटिकली कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स है x y z w और नंबर ऑफ इक्वेशंस है। जो मैट्रिक्स हम लोग को लास्ट में मिला था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे, दैट इज x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5w इक्वल्स टू 4 एंड y माइनस जेड माइनस 2w इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस जो लास्ट मैट्रिक्स में से मुझे ये मिला। ओके, हियर 2 इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स x y z w। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग z इक्वल्स टू k1 w इक्वल्स टू k2, मतलब मुझे ये z और w का अगर कोई वैल्यू मिल जाएगा तो मैं y में पुट करके इसका आंसर निकाल सकती हूँ। फिर y z और w का वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो मुझे x का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, तो मैं k1 और k2 कोई आर्बिट्ररी वैल्यू मान सकती हूँ। लेट k1 इक्वल्स टू 1 एंड k2 इक्वल्स टू 2। फर्स्ट में पेयर ऑफ इक्वेशंस ले रही हूँ, मतलब तुम लोग कुछ भी मान सकते हो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू मान सकते हो। कोई यहाँ पे 100 और 200 मान सकता है, कोई यहाँ पे 900 माइनस 1 मान सकता है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू मान के हम लोग ले सकते हैं। अब z का वैल्यू 1 हो गया, मतलब क्योंकि ये k1 का वैल्यू क्या है 1 है और k2 का वैल्यू है 2, तो z का वैल्यू 1 और w का वैल्यू 2, ये जो इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा y इक्वल्स टू 6 और इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे x का वैल्यू मिलेगा 3। तो सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 1 और w का वैल्यू 2। तो अब हम लोग उसको इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करके देख लिए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे तो और एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। k1 का वैल्यू 1 और k2 का वैल्यू 2 लेके सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे मैं k1 का वैल्यू 5 और k2 का वैल्यू 9 लेके सॉल्व करूँगी। तुम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो अगर k1 का वैल्यू 5 हुआ तो z का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, अगर k2 का वैल्यू 9 हुआ तो w का वैल्यू क्या होगा 9 होगा। तो वही सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा 24। फर्स्ट इक्वेशन में y z और w का वैल्यू अप्लाई करूँगी तो वो मुझे मिलेगा 6। ठीक है, तो इसमें से जो सॉल्यूशंस मिलेगा क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 24, z इक्वल्स टू 5 एंड w इक्वल्स टू 9। तो अभी ये जो वैल्यूज मिला है, ये जो क्वेश्चन में कोई एक इक्वेशन में पुट करके देखती हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सपोज मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं, x का वैल्यू क्या है 6 है, तो x का वैल्यू मैं 6 पुट करूँगी प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 24 और z का वैल्यू है 5, तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है 9 है। ठीक है, तो w का वैल्यू मैं यहाँ पे 9 पुट करूँगी, क्या वो मुझे 4 देगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये होगा 6 प्लस 2 इंटू 24 दैट इज 48 माइनस 5 ये 45। तो इसे सॉल्व करेंगे 6 प्लस 48 माइनस
50, that is 54 minus 50, that implies 4. तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 और इक्वेशन का राइट हैंड साइड में 4 है, मतलब ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पहले x y z w का कोई एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका था, फिर हम लोगों ने जैसे z और w का वैल्यू चेंज किया उस तरीके से मुझे और एक पेयर ऑफ सॉल्यूशंस मिला। तो सिमिलरली हम लोग z और w का वैल्यू चेंज करके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और वो कैसे चेक करोगे ना, ये कोई भी एक इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँगी तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो कहाँ से पता चल रहा है, ये जो नंबर ऑफ n अगर ये रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ ए बी से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में हम लोग को रख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इनकंसिस्टेंट के बारे में, ठीक है। इनकंसिस्टेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इनकंसिस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। x प्लस वाई प्लस 2z प्लस w इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 2w इक्वल्स टू 2 एंड 4x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो अभी हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 वो फॉलो करेंगे। तो अभी स्टेप 1 में a, x और b का वैल्यू लिख दूंगी, ठीक है। अभी स्टेप 2 में क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ a एंड b क्रिएट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया a मैट्रिक्स और ये हो गया b मैट्रिक्स। तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए ट्राई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 2 और 4 को 0 बनाऊंगी, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 4 इंटू रो 1, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो मेरा वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे 0 0 हो गया, यहाँ पे 1 1 हो गया। अब देखो ये सेकेंड रो यहाँ से यहाँ तक और थर्ड रो, ठीक है, ये सेम है। अगर मैं रो 3 माइनस रो 2 कर दूँ, ये जो रो 3 है ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 और यहाँ पे होगा -5। तो अब देखो मैं -5 को 1 बना सकती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँ कि ये जो पूरा का पूरा लाइन है -5 भी यहाँ पे 0 हो जाए और ये बाकी भी सबका वैल्यू 0 रहे, ठीक है। कोई अगर बोलेगा रो 3 को रो 1 के साथ में ऐड कर दूंगी, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 0 0 0 0 -5 लिख रही हूँ, ठीक है। और रो 1 का वैल्यू है 1 1 2 1 5। तो अब ये दोनों का जब मैं एडिशन करूँगी तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो नया रो 3 मिलेगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन जब ये इसके साथ सबका वैल्यू ऐड होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। मतलब ये बाकी सबका वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगा 1 1 2 1, लेकिन ये वाला सिर्फ 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये लास्ट रो को कभी भी पूरा का पूरा वैल्यू 0 नहीं बना सकते, ठीक है। इसके चक्कर में ये वैल्यू सबका नॉन 0 हो गया, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 बना सकते हैं। मैं इसके साथ अगर -1/5 अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सिर्फ 1 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। लास्ट में जो ये मैट्रिक्स मिला है उसमें से हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का हम लोग रैंक चेक करेंगे। ये हो गया नॉन जीरो रो, ये सेकेंड भी नॉन जीरो रो और ये थर्ड क्या हो गया 0 रो, ठीक है। देखो समझो अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक ए का वैल्यू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड हो गया हमारा नॉन जीरो रो, लेकिन ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये क्या है 0 रोज है। मतलब ए का रैंक होगा 2। आया समझ में। अब क्या करेंगे ना, ए बी का रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी का रैंक क्या होगा, ये फर्स्ट रो नॉन जीरो रो,
ये सेकेंड रो नॉन जीरो रो और ये थर्ड रो भी क्या हुआ, नॉन जीरो हुआ, क्योंकि यहाँ पे -5 इसमें से काउंट होगा। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगी रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन रैंक ऑफ ए होगा 2। तो हमारा कंडीशन क्या था, अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी का वैल्यू सेम हुआ तभी कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे तो पता चल रहा है कि रैंक ऑफ ए हो गया 2 और रैंक ऑफ ए बी हो गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट। तो ये सबसे इजी होता है